बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरा इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज की वीडियो में मैं बिलाल पाशा की बात करूँगी। बिलाल पाशा वो नौजवान है कि जिसका जब भी जिक्र आता है आंखें आपदीदा हो जाती हैं, दिल गमज़दा हो जाता है, क्योंकि एक जवान मौत है। बिलाल पाशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसने वो जो तमाम खदशात थे, वो जो तमाम सवालात थे, वो जो तमाम चीज़ें ज़हनों में गर्दिश कर रही थीं, उनका ख़ात्मा कर दिया है। आज मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप तक पहुँचाऊँ कि हम लोग बहुत सी चीज़ों पर ना सवालात उठाने लग जाते हैं। पिछली वीडियोज़ में भी जब मैंने बात की थी उनकी शादी के मुतल्लिक, तो कहा गया कि शादी नहीं हुई थी, वो अनमैरिड थे। उनके वालिद साहब का इंटरव्यू आपने सुना, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए तमाम सूरत हाल बता दी कि शादी हुई थी, लेकिन कुछ अर्सा पहले शादी का इख्तिताम हो गया। फिर कुछ लोग ये सवाल उठा रहे थे कि जी जल्दी जल्दी उनकी तदफीन कर दी गई, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुई। तो ऐसा भी नहीं था, ये भी हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखता। उनका पोस्टमार्टम भी हो चुका था, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन भी की गई, उस जगह को सील भी कर दिया गया। जो रिपोर्ट आई है उसको बताया है डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इफ्तिखार शाह साहब ने, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये खुदकुशी है। 9mm पिस्टल से अपने आप को गोली मारी और वो गोली सर पर लगी, जो उनकी जान के जाने का सबब बनी। और इनके एक दोस्त थे जो कि सिविल सर्विसेज एकेडमी से बिलाल के साथ थे और बड़े अच्छे लेवल पर उनकी दोस्ती थी। फिर पोस्टिंग भी उनकी एक ही जगह पर हुई, एक ही डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे थे। तो वो उनका नाम अबरार अली शाह बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस वक्त उनके वालिद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बार बार कॉल्स करने पर कॉल अटेंड नहीं की जा रही थी, तो अबरार शाह घर पर गए और उन्होंने कोशिश की कि घर का दरवाज़ा खुले, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुलाजमीन का भी यही कहना था कि हम बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। और फिर पिछले रास्ते से जब अंदर जाया गया, देखा तो वो अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाए गए थे। और पुलिस ने जो इनिशियल रिपोर्ट की थी उसमें भी यही बताया था, मैंने आपको बताया था कि हसन रज़ा साहब हैं जो इंचार्ज हैं वहाँ थाने के, उन्होंने भी जब जाए वक़्वा पर पहुँच कर देखा तो गन शॉट था, सर में गोली लगी थी, जो उनकी जान के जाने का सबब बनी थी। तो ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो काफ़ी मिलनसार थे, काफ़ी हंसमुख थे, तो इसलिए उनकी दुश्मनी किसी से हो नहीं सकती। फिर वो डिस्ट्रिक्ट बनू में मौजूद थे, वो उधर तो उनकी कोई जान पहचान वाला ही नहीं था, उधर क्या दुश्मनी होगी। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग इस पर बात कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग हो गई थी, और ऐसा किसी और ने नहीं कहा, उनके ख़ानदानी ज़राए ने कहा था। और इसी बात की तस्दीक उनके वालिद ने भी की। उन्होंने बताया कि जिस वक्त आखिरी मर्तबा यानी हफ्ते के रोज़ उनकी अपने बेटे से बात हुई, तो बच्चे ने बताया कि मैं पैकिंग कर चुका हूँ सामान की और मुझे अब जाना है वहाँ पर। मैंने पुरानी गाड़ी बेच दी है, रावलपिंडी जाकर मैं नई गाड़ी ख़रीदूँगा और फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा या आपको वहाँ पर बुला लूँगा। लेकिन उसको मौका ही नहीं दिया ज़िंदगी ने इतना कि वो वालिद से मिल सकता या वालिद उससे मिल सकते। कहा यह जा रहा है कि उनकी जो साबिका अहलिया हैं उनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से था, तो कहीं ट्रिगर कर गई ये बात उनको बहुत ज़्यादा। और चूँकि वो वहाँ पर अकेले थे, अकेले में जब इंसान सोचों में जाता है तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है, ये एक पहलू भी सामने लाया जा रहा है। बहरहाल उनके वालिद साहब बहुत दिल गिरफ्तार हैं, बहुत ही परेशान हैं, और उन्होंने बताया कि मेरे 4 बेटे और हैं, यानी 5 बेटे थे जिनमें से एक इस जहाने फ़ानी से चला गया। तो उन्होंने कहा कि चारों बच्चों के अलावा ये बच्चा बड़ा सोचता था, आगे बढ़ने का जज्बा रखता था। उनके कज़न्स भी बताते हैं कि वो कहता था कि मैंने CSS का इम्तिहान पास करना है, जिसके लिए वो मेहनत करता रहा, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ता रहा, और जब सब कुछ मिला तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया। और ये भी बताया जाता है कि इनके जो चचा थे, यानी जो इस बच्चे के बिलाल पाशा के चचा थे, उन्होंने उसको गोद ले लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। रहते वो जॉइंट फैमिली में ही थे, जिसके बायस वो उसी घर में पला बड़ा। अपने कज़न से बहुत अच्छी दोस्ती थी, भाइयों से बहुत अच्छी दोस्ती थी, मशवरे दिया करता था। जब वो घर वापस जाता था तो वहाँ जो बच्चे होते थे उनके साथ वैसे ही ज़मीन पर बैठता था, वैसे ही खाना खाता था। यानी लाइफस्टाइल बदलने के बाद, एक अच्छे ओहदे पर CSP ऑफिसर बनने के बाद भी मिजाज में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई थी। और एक चीज़ और एक तनकीद मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से सुनी। देखें, वो शख्स तो इस दुनिया से चला गया, अब उसका और अल्लाह ताला का मामला है। अल्लाह ताला जाने कि क्या फ़ैसला होता है या उनकी आगे की ज़िंदगी क्या होती है, हम तो दुआ कर सकते हैं।
وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح زندگی کا ختم کر لینا یا اس طرح سے کیا جانا، اس کو کیوں آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اور کیوں اس کو آپ ایک طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ تو یہاں میں بڑے واضح انداز میں آپ کو بتا دوں کہ اس فعل کو تو ڈیفینڈ کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ہمارے اسلام کے منافی ہے۔ صرف یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈپریشن از ریئل، ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے باقی بیماریاں ہیں، ہمیں اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنی لیتھل ہے کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس پر بات کریں کہ جس وقت کسی کو مدد کی ضرورت ہے اور آپ کو لگ رہا ہے اس کا رویہ بدلا ہوا ہے، تو اس سے بات چیت کریں، اس سے گفتگو کریں، ایسے فیز میں اس کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ اپنی زندگی کے جھنجھٹ تو آپ نمٹا ہی رہے ہیں، اس شخص کو بھی تھوڑی سی توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی توجہ، آپ سے گفتگو، آپ سے بات چیت کے دوران وہ اپنا دل کا حال کھول کر سامنے رکھ دے، آپ سے بیان کر دے جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے، جس فیز سے وہ گزر رہا ہے۔ جب کوئی سننے والا ہو، مشورہ دینے والا ہو، تو اس ریشو کو کم کیا جا سکے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل میں ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم ٹینشن، سٹریس یا ڈپریشن کے الفاظ سے ناواقف ہوا کرتے تھے، اسٹوڈنٹ لائف ہو یا 20s کا زمانہ ہو، لیکن اب ہم سنتے ہیں زندگیاں، حالات، واقعات، سیاسی معاملات ہمارے ملک میں بدل چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے المیہ یہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے رابطے کم ہوئے ہیں۔ ان رابطوں کے کم ہونے کی باعث بات چیت میں کافی زیادہ گیپ آ گیا ہے، جس کے باعث اگر کوئی کسی ایسی سچویشن سے گزر رہا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ڈپریشن میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو شخص بہت ہی بیمار، افسردہ، پریشان نظر آ رہا، وہ آپ کو نارمل روٹین میں کام کرتا بھی نظر آئے گا، وہ کسی بات پہ ہنس بھی دے گا، رو بھی دے گا، آپ سپاٹ ہی نہیں کر سکیں گے کہ یہ ہے۔ لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنے بیہیویئر میں جیسے کم بولنے لگے گا، اکیلا ہو جائے گا، اوائڈ کرنے لگے گا، تو یہ بیہیویئر ذرا اگر ہم نوٹ کر لیں تو اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکتا ہے۔ صرف یہ ایک گزارش تھی آپ تمام لوگوں سے، اور آج کی ویڈیو کے ذریعے سے بھی میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ اپنے ارد گرد دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، خاندان کے اندر دیکھیے، اگر کسی کے رویے میں یہ والی تبدیلی ہوتی ہے تو اس سے بات کیجیے اور اس کے لیے میڈیکل ہیلپ کو ضرور سیکھ کیجیے، ورنہ اس طرح کا نقصان جو ہے بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، خاص طور پر جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہو ان کے لیے تو یہ زندگی بھر کا روگ اور غم ہے۔ تو اب پوسٹ مارٹم رپورٹ کے آ جانے کے بعد یہ چیز تو کھل کر سامنے آ گئی کہ وجہ کیا تھی جان کے جانے کی اور کس طرح سے یہ سب ہوا، اور جو بھی رومرز تھے اور جو بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے ان کے جوابات بھی مل گئے، رومرز کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس چیز یعنی کوئی ڈپریشن، سٹریس اور اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، اس پر ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ جاتے جاتے بلال پاشا کے لیے بھی بہت دعائیں، ان کے بزرگ والد کے لیے، خاندان کے لیے بہت دعائیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، ہمارے پیارے پاکستان اور ہمارے پیارے پاکستانیوں کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔